नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने आज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि भारत का मानना है कि यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार बहुत ही अनिवार्य है और इस मामले में भारत को ब्रिक्स देशों के समर्थन की अपेक्षा है। बता दें, सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल थे, लेकिन पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान पुतिन का कई बार नाम लिया, उनकी तारीफ की, लेकिन जिनपिंग का उन्होंने नाम नहीं लिया। कश्मीर में डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव से पहले बीजेपी ने गुपकार गठबंधन को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर गुपकार गठबंधन को गुपकार गैंग बताया और कांग्रेस को भी घेरा। शाह ने कहा कि गुपकार गैंग ग्लोबल होता जा रहा है और ये लोग चाहते हैं कि विदेशी ताकतें जम्मू कश्मीर में दखल दें। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछा है कि क्या वे गुपकार गैंग के कदमों का समर्थन करते हैं। शाह ने कहा है कि उन्हें भारत के लोगों के सामने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी शाह पर पलटवार किया है। मुफ्ती ने कहा है कि अब गठबंधन में चुनाव लड़ना भी एंटी नेशनल हो गया है। बीजेपी चाहे तो सत्ता की भूख के लिए कितने ही गठबंधन कर ले, लेकिन हम यूनाइटेड फ्रंट बना लें तो पता नहीं कैसे देश हित को नुकसान हो रहा है। महबूबा ने कहा कि बीजेपी खुद तो दिन रात संविधान का मखौल बनाती है और हमको एंटी नेशनल कह रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर अमित शाह को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आए दिन झूठ बोलना, कपट फैलाना व नए भ्रमजाल गढ़ना मोदी सरकार का चाल चेहरा चरित्र बन गया है। शर्म की बात है कि देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह राष्ट्रीय सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी दरकिनार कर जम्मू कश्मीर व लद्दाख पर सरासर झूठी, भ्रामक व शरारतपूर्ण बयानबाजी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़ी मीडिया रिपोर्टिंग पर केंद्र सरकार के रवैये पर उसे फटकारा है। उसने सरकार की ओर से दायर हल्फनामे पर सवाल उठाया और टीवी चैनलों की खबरों के नियमन के लिए कुछ करने की बात भी कही। कोर्ट ने कहा कि वो केंद्र के हलफनामे से संतुष्ट नहीं है। अगर मीडिया आउटलेट के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है तो बनाइए, नहीं तो हम बाहरी एजेंसी को सौंप देंगे। बता दें, तबलीगी जमात के दिल्ली स्थित मुख्यालय में हुए सम्मेलन और उसके बाद उसे कोरोना के फैलाव से जुड़ी जो खबरें कुछ टीवी चैनलों और अखबारों में चलाई गई थीं, उसी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए मेवालाल चौधरी को आज शिक्षा जैसा अहम मंत्रालय मिला है। इन सबके बीच मेवालाल को मंत्री बनाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। मेवालाल चौधरी पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में धांधली का आरोप है। दरअसल जेडीयू नेता मेवालाल चौधरी के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। इस मामले में इन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी और पार्टी ने इन्हें निलंबित भी किया था। कपिल सिब्बल द्वारा कांग्रेस पार्टी की खुलेआम आलोचना के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सिब्बल को लेकर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि कपिल सिब्बल जी को हमारे अंदरूनी मसलों की मीडिया में चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। इससे देश भर में हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। अशोक गहलोत के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कपिल सिब्बल सहित पार्टी के उन आलोचकों पर निशाना साधा है जो पार्टी लीडरशिप में बदलाव की आवाज उठा रहे हैं। खुर्शीद ने फेसबुक पर लंबे पोस्ट के जरिए कहा है, यदि वोटर उन उदारवादी मूल्यों को अहमियत नहीं दे रहे जिनका हम संरक्षण कर रहे हैं, जो हमें सत्ता में आने के लिए शॉर्टकट तलाश करने के बजाय लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहें। खुर्शीद ने फेसबुक पर लंबे पोस्ट के जरिए कहा, यदि वोटर उन उदारवादी मूल्यों को अहमियत नहीं दे रहे हैं जिनका हम संरक्षण कर रहे हैं, तो हमें सत्ता में आने के लिए शॉर्टकट तलाश करने के बजाय लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। खुर्शीद ने कहा, हम सत्ता हासिल करने के लिए अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम ये सब छोड़ दें। कपिल सिब्बल का उल्लेख किए बिना खुर्शीद ने लिखा, समय समय पर रणनीति की पुनर्मूल्यांकन की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा मीडिया तक जाकर नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक से निकासी की सीमा तय कर दी है। ग्राहक अब 16 दिसंबर तक बैंक से रोजाना अधिकतम 25,000 रुपए की ही निकासी कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय के एक बयान में ये जानकारी दी गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार हालांकि कुछ खास शर्तों जैसे इलाज, उच्च शिक्षा के लिए फीस जमा करने और शादी आदि के लिए जमाकर्ता रिजर्व बैंक की अनुमति से 25,000 रुपए से अधिक की निकासी कर सकेंगे। बिहार के हाजीपुर में 20 साल की मुस्लिम युवती गुलनाज को उसके गांव के कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया। 15 दिनों तक मौत से जंग लड़ने के बाद गुलनाज ने दम तोड़ दिया।
बिहार सरकार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी में देरी की गई और वे पीड़ित परिवार को धमकियां दे रहे हैं। गुलनाज की बहन ने कहा कि 17 दिन बाद पुलिस आई है। पता नहीं राहुल गांधी ने इस खबर को ट्वीट किया है, जिसके बाद ये चर्चा में आई। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को कथित तौर पर करीब 50 बच्चों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि आरोपी 10 से अधिक सालों से ऐसा कर रहा था। आरोपी कथित तौर पर वीडियो और फोटोग्राफ की ऑनलाइन बिक्री भी करता था। बच्चों के साथ यौन शोषण की करतूत को 3 जिलों चित्रकूट, बांदा और हमीरपुर में अंजाम दिया गया। आरोपी जूनियर इंजीनियर को बांदा जिले में अरेस्ट किया गया है और उसे जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। यूपी के फतेहपुर जिले में 2 दलित सगी बहनों का शव देर रात गांव के बाहर तालाब में पड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। परिवार वालों के मुताबिक दोनों बहनों के हाथ धान के पुआल से बंधे थे। सिर और कान पर किसी धारदार हथियार से चोट के निशान थे। इतना ही नहीं, दोनों नाबालिग बच्चियों की एक आंख भी फूटी थी। ऐसे में परिवार वालों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने कोलकाता में काली माता की पूजा करने के बाद माफ़ी मांगी है। उन्होंने YouTube पर अपने चैनल से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पिछले सप्ताह पूजा करने को लेकर माफ़ी मांगी। बांग्लादेश के ही एक व्यक्ति ने उन्हें फेसबुक पर जान से मारने की धमकी दी थी। पिछले सप्ताह गुरुवार को कोलकाता पहुंचे थे, जहां बेली घाट में उन्होंने मां काली की पूजा की थी। इसके बाद उनको जान से मारने की धमकी मिली। बाद में शाकिब ने अपने YouTube चैनल पर कहा कि मैं फिर से उस जगह यानी कोलकाता नहीं जाना चाहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि ये दोबारा नहीं हो। मैंने कोई पूजा भी नहीं की। एक जागरूक मुस्लिम होने के नाते मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। पाकिस्तान ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया है जिनमें प्रधानमंत्री इमरान खान के हवाले से ये दावा किया जा रहा था कि इजराइल को मान्यता देने के लिए उन पर अमेरिका का दबाव है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ऐसी खबरों को मनगढ़ंत बताते हुए मंगलवार को खारिज कर दिया। प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह स्पष्ट किया है कि फ़लस्तीन के मुद्दे पर जब तक वाजिब समझौता नहीं होगा और वो फ़लस्तीनी लोगों को स्वीकार भी होना चाहिए, तब तक पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देगा। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 29,163 नए केस सामने आए हैं, जो कि 14 जुलाई के बाद एक दिन में सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 88,74,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,30,000 से ज़्यादा है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,53,000 से अधिक हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए फिर से सख्ती बरत सकती है। दिल्ली सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, जिसमें छोटे स्तर पर लॉकडाउन की इजाज़त मांगी गई है। केजरीवाल ने कहा है कि कुछ जगह कोरोना हॉटस्पॉट बन सकती हैं, तो वहां पर कुछ दिनों के लिए बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। शादियों में मेहमानों की संख्या 200 तक रखने की छूट दी गई थी, लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे 50 तक सीमित रखने का प्रस्ताव एलजी को भेजा गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।